जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। प्रोजेक्ट कुशा को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि डीआरडीओ ने अब M3 मिसाइल के टेस्ट कैनिस्टर बनाने के लिए जरूरी जो कच्चा माल है उसे खरीदने का टेंडर जारी किया है, जिसका मतलब यह है कि भारत का 400 किलोमीटर तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम अब टेस्टिंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट कुशा में मैंने आपको बताया भी था कि 3 मिसाइलें होंगी, M1, M2 और M3, जिसमें कि M3 सबसे ताकतवर होगी, जो कि दुश्मन की फाइटर जेट्स, उनके क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को दूर से रोक सकती है। यह सिस्टम दोस्तों भविष्य में S-400 और MR-SAM के साथ मिलकर भारत की हवाई सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। मतलब साफ है दोस्तों, भारत अब अपनी स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस शील्ड तैयार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और इस प्रोजेक्ट को दोस्तों इरार्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों डीआरडीओ ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। आज ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी कि LRGR का सफल परीक्षण किया गया। इस रॉकेट को 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी के लक्ष्य पर टेस्ट किया गया। सबसे खास बात यह रही कि रॉकेट ने उड़ान के दौरान तय मैनूवर सफलतापूर्वक पूरे किए और बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर ये लगा और पूरी फ्लाइट के दौरान सभी ट्रैकिंग सिस्टम ने इसकी निगरानी की और इसका प्रदर्शन योजना के अनुसार रहा। यह सफलता बताती है कि भारत की स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम अब और मजबूत बनती जा रही है और सेना की लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता अब और बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है। भारतीय सेना का दृष्टि 10 जो UAV है वो आज पोरबंदर एयरफील्ड के पास एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि यह हादसा नियमित ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान हुआ। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई और जमीन पर कोई घायल नहीं हुआ। फिलहाल नौसेना ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी होने के बाद ये साफ होगा कि हादसा तकनीकी खराबी, मौसम या अन्य किसी वजह से हुआ है और जांच के नतीजों पर सभी की नजर रहेगी। आप सबको मालूम है दोस्तों कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल को लेकर बातचीत फाइनल हो रही है और इस डील के बाद चाइना की सरकारी मीडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ गया। चाइना की मीडिया ने कहा कि भारत अब साउथ ईस्ट एशिया में अपना स्ट्रैटेजिक जो प्रभाव है उसे बढ़ा रहा है और ये क्षेत्र की सुरक्षा पर असर डाल सकता है। और ये भी ये लोग बोल रहे हैं जो खुद पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, बांग्लादेश को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और फिर इन्हें ये बात याद आ रही है कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी फिलीपींस को जब हमने ब्रह्मोस डिलीवर की उसके बाद से चाइना चिढ़ा हुआ है। यहाँ पर चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि ब्रह्मोस का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो लगभग 290 किलोमीटर तक सीमित है। लेकिन भारत के लिए दोस्तों ये डील काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि पहली बात तो ये कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मेक इन इंडिया और इंडो पैसिफिक में हमारी स्ट्रैटेजिक साझेदारी जो है वो और मजबूत होगी। आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस अब सिर्फ भारत की ताकत नहीं है बल्कि दुनिया में भारत की बढ़ती हुई पहचान भी बन रहा है। और चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आना बताता है कि चाइना को किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है कि भारत जो कि हथियारों को इम्पोर्ट करता था अब वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, वो भी बड़े लेवल के हथियारों को। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना लगभग 70 से ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड जो स्यूडो सैटेलाइट्स यानी कि हैप्स हैं उन्हें खरीदने की तैयारी कर रहा है और ये कोई सामान्य ड्रोन नहीं है बल्कि ये 18 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। हफ्तों या महीनों तक लगातार आसमान में रहकर ये निगरानी कर सकता है। इसका काम स्पेशली बॉर्डर पर नजर रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन बनाए रखना होगा। और इस प्रोजेक्ट की रेस में दोस्तों वेदा एरोनॉटिक्स, NAL और न्यू स्पेस रिसर्च जैसी भारतीय कंपनियां शामिल हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह कि तीनों ही कंपनियां जो हैं वो अपना नया कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर सामने आई हैं, जिससे कि ऑब्वियस ही बात है कि भारत की ISR क्षमता काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इवन दोस्तों अमेरिका और चाइना जैसे देश पहले से ही हैफ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वर्षों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए भारत पीछे नहीं रहना चाहता और यही वजह है कि अब इस प्रोजेक्ट पर काम तेज हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट पर विचार किया जा रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि अस्त्र फैमिली को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसकी रेंज संभवतः 500 किलोमीटर तक हो सकती है। बताया जा रहा है कि डीआरडीओ अस्त्र मार्क 3 के बाद भविष्य में 500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल पर काम कर सकता है और इसको स्पेशली दुश्मन के अवाक्स, उनके टैंकर एयरक्राफ्ट और निगरानी करने वाले जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं उन्हें बहुत दूर से निशाना बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अगर भारत ये उपलब्धि हासिल कर लेता है तो दुश्मन की हवाई ताकत को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल यहाँ पर यह चीज़ जाननी भी ज़रूरी है कि ये अभी एक कॉन्सेप्ट है जिस पर बातचीत चल रही है और डीआरडीओ ने कोई इस तरीके की मिसाइल बनाने का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं है। इसीलिए अभी हमारा फोकस अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 को सफल बनाने पर होगा।
इसके अलावा दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स की नई रैंकिंग सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की नंबर 6 एयरफोर्स बन गई है। इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा और मॉडर्न एयर पावर नेटवर्क है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर भी अमेरिका की नेवी एविएशन बनी हुई है। उसके बाद रशिया की एयरफोर्स का नंबर आता है। लेकिन दोस्तों, इस लिस्ट में एक हैरान कर देने वाली बात भी है, और वो बात है कि भारत इस लिस्ट में चाइना की एयरफोर्स से ऊपर यानी कि 6ठे स्थान पर बना हुआ है और 7वीं रैंकिंग पर चाइना की एयरफोर्स है। यहाँ पर ये जो रैंकिंग है वो केवल एयरक्राफ्ट की संख्या पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हथियार, लॉजिस्टिक्स, लड़ाकू क्षमता को भी यहाँ पर फोकस में रखा जाता है। और भारतीय वायुसेना लगातार रफाल, Su-30 MKI, तेजस और नए स्वदेशी प्रोजेक्ट के साथ अपनी ताकत बढ़ा रही है, और आने वाले वर्षों में भारत की एयर पावर और मजबूत हो सकती है। दोस्तों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय सेना के साथ इंसान ही नहीं बल्कि रोबोट्स भी मिशंस पर जाएंगे। भारतीय सेना और DRDO भविष्य के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। हालांकि इन रोबोट्स का मकसद सैनिकों की जगह लेना नहीं होगा, बल्कि घातक मिशनों में सैनिकों की मदद करना होगा, क्योंकि ये रोबोट्स जो हैं वो मुश्किल इलाकों में चल सकते हैं, भारी सामान उठा सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं और जोखिम वाले काम कर सकते हैं। भविष्य में काउंटर टेरर ऑपरेशन, बॉर्डर मिशन और अर्बन वॉरफेयर में सैनिकों के साथ टीम में ये काम करेंगे। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज होगा AI को भरोसेमंद बनाना, बैटरी क्षमता को भी बढ़ाना और युद्ध वाले माहौल में रोबोट को सुरक्षित तरीके से ऑपरेट करना। भारतीय सेना का लक्ष्य है ह्यूमन मशीन टीमिंग, मतलब इंसान और मशीन मिलकर ताकतवर बने। और DRDO और भारतीय सेना का अगर ये कॉन्सेप्ट वाकई में सफल होता है तो 2050 तक युद्ध का पूरा तरीका बदल सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने अनमैन्ड युद्ध टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप उठाया। मुंबई की कंपनी एक्सिकॉम ने एक नया स्वदेशी कॉन्डोर लाइट 1W COFDM सिस्टम पेश किया, और इस सिस्टम को दोस्तों स्पेशली अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी कि UGV के लिए बनाया गया है, जो कि बिना इंसान के ज़मीन पर मिशन कर सकता है। इस छोटे से डिवाइस का वजन सिर्फ 85 ग्राम से कम है, लेकिन इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही है। बता दें कि ये सिक्योर कम्युनिकेशन, वीडियो, आवाज़ और डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। इसमें मैश नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिससे कि कई रोबोट्स आपस में जुड़कर नेटवर्क बना सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इसमें AES 256 इंक्रिप्शन जैसी सिक्योर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे कि दुश्मन के लिए संदेशों को पकड़ना मुश्किल होगा। मतलब यह सिस्टम निगरानी, टोही मिशन और भविष्य के ऑटोनॉमस रोबोटिक्स ऑपरेशंस में मदद कर सकता है। वहीं दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरान के 80 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स बताती है कि इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, कोस्टल रडार और एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं को टारगेट किया गया है। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई स्टेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों पर हमलों के जवाब में की गई है। इवन ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उसने कहा कि उसके इलाकों में हुए हमलों से तनाव और बढ़ेगा। स्टेट ऑफ होर्मुज दोस्तों, आप सबको मालूम है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का व्यापार होता है। और अब इस टेंशन से दोस्तों फिर से बड़ी समस्या आ सकती है। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि ये तनाव आगे बढ़ेगा या फिर बातचीत से रास्ता निकाला जाएगा। दोस्तों, तुर्की की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जिसे सुनने के बाद आपको भी हंसी आएगी। टर्की की ड्रोन कंपनी बायराक्टर के CEO, जो कि एर्दोगन के दामाद हैं, उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी भारत को ड्रोन नहीं बेचेगी। और ये बंदा बोल ऐसा रहा है जैसे कि भारत टर्की से ड्रोन खरीदता हो या फिर उससे खरीदने की प्लानिंग कर रहा हो। और वैसे भी हमें मालूम है कि टर्की के ड्रोन्स ऑप सिंदूर में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बायराक्टर कंपनी के CEO का ये जो स्टेटमेंट आया उससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि आप सब देख ही रहे हैं कि भारत पहले से ज़्यादा एडवांस स्वदेशी UAV और ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। और इवन यहाँ पर भारतीय सेना की ज़रूरत सिर्फ छोटे ड्रोन नहीं है, बल्कि ऐसे ड्रोन्स की भी है जो ऊंचाई वाले इलाकों, कठिन मौसम और लंबे समय तक निगरानी मिशंस कर सके। और इसी वजह से भारत ने MQ-9B जैसे हाई एंड ड्रोन्स और अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया है। एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस के बीच काम करने लायक भी बनाना चाहिए। फिलहाल बायराक्टर का फैसला भारत के लिए एक संकेत माना जा रहा है कि भैया आत्मनिर्भर डिफेंस टेक्नोलॉजी को और मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। और इवन भारत की कई कंपनियां स्वाम ड्रोन्स, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स और UAVs पर काम कर रही है। इसीलिए भारत को टर्की से ड्रोन की बात तो दूर, हम इनसे कोई वैसे भी डील नहीं करना चाहते हैं।
तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।